सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्नातक एंड दिस साइड सचिन। आज मैं आप सभी को करवाने वाला हूं बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 6 से जो आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1858 टू 1947 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके पेपर में आपको बिल्कुल देखने को मिलने वाले हैं और इंग्लिश मीडियम में आपकी ये वीडियो वन शॉट रहने वाली है। तो चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं बिना किसी देरी के। आपको अगर हमारे पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप अभी ज्वाइन कर लेना @एकलव्य स्नातक 1। यहाँ आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, सारे लेटेस्ट अपडेट्स मिल जाएंगे और सभी वीडियो के जो लिंक होंगे वो हम यहाँ पे जो है पोस्ट कर देते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे सामने, व्हाट वर दी वेरियस ट्रेंड्स ऑफ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स इन 19th सेंचुरी इंडिया। जब हम इंडिया की बात करते हैं 19th सेंचुरी की, तो उस टाइम पे जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स चल रहे थे, यानी कि जो समाज को सुधारने के लिए जो मूवमेंट्स चलाए जा रहे थे, उसमें क्या क्या चीजें थी, क्या क्या ट्रेंड्स थे उसके, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए भाई देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहला तो ये जो रिफॉर्म मूवमेंट्स चल रहे थे, इसका मेन मोटिव क्या था कि जो सोशल एविल्स हैं, सोसाइटी में जो बहुत बेकार चीजें चल रही हैं, उनको खत्म करना। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी न्यूमरस रिफॉर्मर्स, बहुत सारे रिफॉर्मर्स हैं जिन्होंने अपनी अपनी आवाज उठाई। जो समाज के अंदर बुराइयां थी भाई, जो अच्छी चीजें नहीं थी, उसके अगेंस्ट जो है ये आवाज उठाई गई, अटेम्प्ट्स किए गए। जैसे सती प्रथा है कि भाई किसी के पति की डेथ हो गई तो साथ साथ उसकी पत्नी को भी जला दिया जाता था, जो कि बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चाइल्ड मैरिज है भाई, बचपन में शादियां करवा दी जाती थी, ये भी सही बात नहीं है ना, ये भी एक सोशल इविल है। पर्दा सिस्टम है भाई, हमेशा आपको पर्दे के पीछे ही रहना है, आप पर्दे को हटा नहीं सकते हो, है ना। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, आप छोटी कास्ट के हो, मैं बड़ी कास्ट का हूं, अनटचेबिलिटी है, किसी को हाथ भी नहीं लगाने दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें बहुत गलत है। रिफॉर्मर्स का मानना था ये जो इविल्स है ना, ये हमारी सोसाइटी का ताना बाना खराब कर रहे हैं और ये सोशल इविल्स नहीं होने चाहिए, बिल्कुल भी सोसाइटी में ये कमियां नहीं होनी चाहिए। सेकंड है emphasis on improving the status of women. If we talk about the status of the women in the 19th century, वो बहुत बेकार था, बहुत बेकार स्टेटस था उसका। रिफॉर्म मूवमेंट्स में क्या था, मेन फोकस था इनका कि विमेन के स्टेटस को कैसे सुधारा जा सकता है, चाहे वो एजुकेशन के मामले में हो, चाहे वो राइट्स के मामले में हो, कैसे उसको सुधारा जा सकता है। द रीमैरिज ऑफ विडोज रिसीव्ड सपोर्ट, कि अगर मान लो किसी के पति की डेथ हो गई तो भाई उसकी दोबारा से शादी करवा लेने दो। एंड जो सती की जो प्रैक्टिस है उसको अपोज किया गया कि भाई किसी के पति की डेथ हुई है तो आप उसकी पत्नी को साथ में क्यों जला रहे हो, ये इसको अपोज किया गया। एफर्ट्स वर मेड टू सिक्योर रिस्पेक्ट एंड इक्वल राइट्स, ताकि उनको इक्वल राइट्स मिल सके, सोसाइटी में उनकी भी एक रिस्पेक्ट हो। कुछ रिफॉर्मर्स के नाम आपको बता दूं, राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है, ये रिफॉर्मर्स के नाम आप लिख सकते हो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। थर्ड, यहां पे आप बताओगे द ट्रेंड ऑफ स्प्रेडिंग एजुकेशन। जो रिफॉर्मर्स थे उनका मानना था कि मॉडर्न एजुकेशन बहुत जरूरी है, हमारी सोसाइटी बहुत पीछे है और सोसाइटी पीछे है तो उसको मॉडर्न करने के लिए उसको मॉडर्न एजुकेशन का मिलना बहुत जरूरी है। इंग्लिश एजुकेशन बहुत जरूरी है, साइंस बहुत जरूरी है, लॉजिक बहुत जरूरी है। ये स्पेशल फोकस किया गया कि भाई एजुकेशन जो गर्ल्स की है उस पर भी फोकस हो, जो एजुकेशन का तरीका अभी तक चल रहा है उस पर भी थोड़ा सा बदलाव किया जाए। एफर्ट्स टू सिंप्लीफाई एंड रैशनलाइज रिलीजन, यानी कि बहुत सारे जो सुपरस्टिशंस हैं, अंधविश्वास हैं, अलग अलग तरीके की वर्शिप है, उसको अपोज किया गया। जो रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस थी, मेन ऑब्जेक्टिव था कि भाई रिलीजन को, धर्म को प्योर बनाओ, सिंपल बनाओ, ग्राउंडेड बनाओ, जो आम आदमी भी उसको फॉलो कर सके। और यहाँ पे सिंपल सी बात है, मोरालिटी, अच्छे रास्ते पे चलो, रिलीजन को सिंपल, शुद्ध और अच्छा बनाओ, ये इनका मेन मोटिव था। नेक्स्ट पॉइंट है द सेंटिमेंट ऑफ रिटर्निंग टू एंशिएंट इंडियन कल्चर, यानी कुछ रिफॉर्मर्स का ऐसा भी मानना था कि जो हमारे इंडिया का पुराना कल्चर था, जो हमारे वेदों की नॉलेज है वो वापस आनी चाहिए, वो बहुत अच्छी है। कॉन्सिक्वेंटली उन्होंने क्या करा, इंडियन ट्रेडिशंस को रिवाइव करने की कोशिश करी। इसके लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनी, जैसे आर्य समाज ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती। फिर है एम्फेसिस ऑन द इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स, मेन फोकस था कि भाई जितने भी रिलीजन्स हैं वो सभी इक्वल रहें, है ना, और सभी को बराबर समझा जाए।
कुछ मूवमेंट्स थे जिसमें ये आइडिया प्रमोट किया गया कि सारे रिलीजन इक्वल हैं। सो मेन जो ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए वो यही रहना चाहिए कि इंसानों का भला कैसे हो सकता है, ह्यूमन वेलफेयर कैसे हो सकता है। अ स्पिरिट ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस, कि आप एक दूसरे से भाई ये मत करो कि तुरंत आप एकदम से एग्रेसिव हो जाओ किसी के ऊपर। सो भाईचारा रखो। इसके लिए ब्रह्मो समाज, रामाकृष्ण मिशन जैसी कुछ की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इसके लिए काम कर रही थी। आई होप यहां तक क्लियर होगा। नेक्स्ट है अपोजिशन टू द कास्ट सिस्टम एंड अनटचेबिलिटी। तो रिफॉर्म मूवमेंट्स में सबसे ज्यादा अपोज किया गया जो कास्ट सिस्टम था, वो भी इतना ज्यादा रिजिड कि किसी के हाथ का पानी भी लोग नहीं पीते थे अगर किसी को लोअर कास्ट का कहा गया। और अनटचेबिलिटी, किसी के को अगर मान लो देख भी लिया किसी को, उसको छूना भी पाप माना जाता था। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सोशल इविल है। सो उन्होंने एक मैसेज दिया इक्वालिटी का, भाई सभी लोग इक्वल रहो, ह्यूमैनिटी का, इंसानियत रखो। और एफर्ट्स किए गए जितना ज्यादा हो सकता है इन लोगों को एजुकेशन मिले, जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, जिनके साथ कुछ बुरा हुआ है, वो आगे फ्यूचर में ऐसा कुछ भी ना हो। डेवलपमेंट ऑफ द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म, और इसी मूवमेंट से कहीं ना कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट की फीलिंग और नेशनल कॉन्शियसनेस लोगों में आई कि अपने देश के बारे में कुछ सोचना है, देश को आगे बढ़ाना है। तो ये सारी चीजों से आपको थोड़ा सा छुटकारा पाना पड़ेगा। सो इंडियंस को सिखाया गया अपना कल्चर, अपना इतिहास, इसके ऊपर प्राउड फील करो, आपको गर्व होना चाहिए कि आप लोग इंडियन हो और इंडियन आपका कल्चर है। सो ये सेंटिमेंट जो था ना, यही फाउंडेशन है हमारे आगे का भी जो फ्रीडम मूवमेंट चला, हम सभी को एक करके रखना चाहते थे, ठीक है। और फिर है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू रिलीजियस एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशंस। इन्हीं मूवमेंट्स के दौरान बहुत सारे सोशल और ऐसे आप कह सकते हो ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए, जैसे ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, रामाकृष्ण मिशन। इनका काम यही था, एजुकेशन को फैलाना है, सोशल रिफॉर्म्स करने हैं, रिलीजियस अवेकनिंग, लोगों को जो सोए हुए लोग हैं उनको जगाना है। फिर है द इन्फ्लुएंस ऑफ मॉडर्निटी एंड वेस्टर्न आइडियाज। जितने भी वेस्टर्न एजुकेशन के सपोर्टर्स थे, ब्रिटिश रूल का जो भी था भाई, मतलब अ न्यू माइंडसेट, लोगों में एक नया माइंडसेट आ रहा था। पहले तो हम समझते थे अंग्रेज खराब है, अंग्रेजों की एजुकेशन खराब है, बाद में समझ आया कि भाई लिबर्टी, इक्वालिटी, ह्यूमन राइट्स, साइंस, ये सब तो अंग्रेजों का ही है ना, इनको थोड़ा सीखना पड़ेगा, तभी सोसाइटी में आगे बढ़ पाओगे, तभी सोशल चेंज हो पाएगा अगर आप वेस्टर्न आइडियाज को सही से अडॉप्ट करोगे। सो आई होप यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राइट एन एसे ऑन द स्टेटस ऑफ विमेन इन इंडिया ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी एंड द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। सो इसमें आपको महिलाओं का क्या स्टेटस था उसके बारे में बात करनी है। तो चलिए भाई देखते हैं विमेन का क्या स्टेटस था 19th और फर्स्ट हाफ में 20th सेंचुरी के विमेन में, ठीक है। तो देखो भाई, ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी और जो फर्स्ट हाफ था 20th सेंचुरी का, जो विमेन थी इंडिया के अंदर, उनकी सिचुएशन आप कह सकते हो, जो उनका स्टेटस है वो बहुत डाउन था। आप मान के चल सकते हो बहुत ज़्यादा उनको परेशान किया जाता था, बहुत ज़्यादा जो है वो तंग रहती थी यहाँ पे इंडिया के अंदर। और उनको इक्वल राइट्स भी सोसाइटी में नहीं मिले हुए थे, एजुकेशन उनको नहीं मिली हुई थी, फ्रीडम उनके पास नहीं थी, डिग्निटी नहीं थी। हाउएवर धीरे धीरे जब सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स चले, जब बड़े बड़े रिफॉर्मर्स ने अपने एफर्ट्स करे, तो विमेन का स्टेटस इंप्रूव होने लगा। और फिर उसके बाद एट दैट टाइम जो लड़कियां होती थी उनको लड़कों से कम ही आंका जाता था। उनके जो राइट्स होते थे, चाहे वो घर के राइट्स हों या सोसाइटी के राइट्स हों, उनको बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था। और सिर्फ घर के काम करना, यहीं तक वो सिर्फ लिमिटेड था उनका, जितना भी था वो फ्रीडम। फिर है द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड मैरिज। सो चाइल्ड मैरिज बहुत ज़्यादा थी, जो लड़कियां होती थी उनको बहुत कम एज में शादी करवा दी जाती थी, और विच हैड अ डेटरमेंटल इम्पैक्ट ऑन देयर एजुकेशन एंड हेल्थ। एक तो उनकी पढ़ाई छूट जाती थी और उसी के साथ उनकी हेल्थ के साथ भी बहुत बड़ा खिलवाड़ होता था। फिर है द प्रैक्टिस ऑफ सती एंड द प्लाइट ऑफ विंडोज। कुछ कुछ जगहों पर सती की जो प्रथा है वो बहुत ज़्यादा चलती थी, यानी कि एक वाइफ को अपने आप को भी जलाना पड़ेगा अपने हस्बैंड की चिता के ऊपर। अगर उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है तो वो वाइफ फिर जिंदा नहीं रह सकती। तो ये बहुत ही बेकार प्रथा थी जो उस टाइम पर चलती थी, प्रेवलेंट थी। द लाइफ्स ऑफ विडोज वर ऑल्सो एक्सट्रीमली एडवर्स। जहां पर मान लो सती नहीं है तो कहीं पर अगर कोई विधवा है तो उनकी लाइफ तो और ज़्यादा खराब होती थी, उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं होती थी सोसाइटी में। तो राजा राम मोहन रॉय वो रिफॉर्मर थे जिन्होंने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया इस चीज़ को ख़त्म करने में, सती प्रथा को। फिर है लैक ऑफ विमेन एजुकेशन।
उस टाइम पे आप देखोगे ना, एजुकेटिंग गर्ल्स वाज नॉट कंसिडर्ड एसेंशियल। भाई लड़कियों को पढ़ाना कोई भी जरूरी नहीं समझ सकता था, है ना। कॉन्सिक्वेंटली द मेजोरिटी ऑफ वुमेन, इसी वजह से ज्यादातर जो लड़कियां थी वो अनएजुकेटेड थी, वो अनपढ़ थी। और लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से ही उनको अपने राइट्स के बारे में पता ही नहीं था, क्योंकि ज्यादातर लड़कियां अनपढ़ थी, अनपढ़ हैं, अपने राइट्स को तो वो जानती ही नहीं थी। उसके बाद है द पर्दा सिस्टम एंड सोशल रेस्ट्रिक्शंस। सो जो लड़कियां होती थी उनको अपने में एक भाई पर्दा सिस्टम फॉलो करना होता था, वो घर के बाहर नहीं जा सकती, फ्रीली सोसाइटी में पार्टिसिपेट हर चीज में नहीं कर सकती। फिर है इम्पैक्ट ऑफ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स। सो ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी कुछ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स चल रहे थे जिससे कि लड़कियों के स्टेटस को सुधारा जा सके। और इन मूवमेंट्स में यही कहा गया, जो भी सामाजिक बुराइयां हैं, चाहे वो चाइल्ड मैरिज हो, चाहे वो सती प्रथा हो, चाहे वो अनटचेबिलिटी हो, भाई उस चीज़ को ख़त्म करना है जितना जल्दी हो सकता है। तो इसके लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही थी, जैसे ब्रह्मो समाज है, आर्य समाज है, ठीक है, और आपका प्रार्थना समाज है। तो ये सारे समाज के ऑर्गेनाइजेशंस थे जो मिलकर काम कर रहे थे। इसके अलावा कंट्रीब्यूशंस ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स। सो बहुत सारे रिफॉर्मर्स ने विमेन राइट्स के लिए काम किया, जैसे ईश्वर चंद विद्यासागर हैं, उन्होंने बोला भाई विधवाओं की भी शादी होनी चाहिए। स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, वो कहते हैं कि विमेन की एजुकेशन को बढ़ावा दो भाई जितना ज़्यादा हो सकता है। ज्योतिबा फूले और सावित्री फूले हैं, इन्होंने तो लड़कियों के लिए स्कूल्स तक खोले। सो आप मान के चलो सोशल रिफॉर्मर्स ने अपनी तरफ से जितना कंट्रीब्यूशन हो सकता था वो उन्होंने किया। फिर है इम्प्रूवमेंट इन वीमेन एजुकेशन। सो अर्ली 20th सेंचुरी में जो लड़कियों की एजुकेशन है वो धीरे धीरे एक्सपेंड होने लगती है, स्कूल एंड कॉलेजेस खुलने लगते हैं उनके लिए, और एजुकेटेड वीमेन धीरे धीरे सोसाइटी और पॉलिटिक्स में पार्ट लेने लगती हैं। फिर इसके बाद है विमेन्स पार्टिसिपेशन इन द फ्रीडम मूवमेंट। तो जब हमारे देश को आज़ाद करवाने के लिए मूवमेंट चलाया जा रहा था तो उस टाइम पर भी विमेन का बहुत बड़ा रोल था। वो रैलीज में जाती थी और जो आंदोलन होते थे उनमें जाती थी, प्रोटेस्ट में जाती थी। जैसे मैं आपको नाम बताऊं, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, इन्होंने और विमेन को भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया कि आप भी कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो विमेन का पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा खासा था। फिर आता है लॉज एंड सोशल रिफॉर्म्स। ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या होता है, नए कानून बनाए गए लड़कियों के लिए, कुछ स्टेप्स लिए गए कि चाइल्ड मैरिज बंद हो, और वो जो विडो रीमैरिज है, जो विधवा का दोबारा से विवाह करवाया जाता है, उसको परमिशन दी जाए। और विमेन राइट्स जो होते हैं, खासकर एजुकेशन का राइट, वो मिला उनको। सो धीरे धीरे उनका स्टेटस सुधरा है। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है कि इश्यूज रेज्ड बाय एंटी कास्ट मूवमेंट्स इन कॉलोनियल इंडिया इन द कंटेक्स्ट ऑफ ज्योतिबा फूले एंड अंबेडकर। तो कुछ एंटी कास्ट मूवमेंट्स थे जो भाई जातिवाद को लेकर जो भी मूवमेंट्स चलाए गए, इसके अगेंस्ट में चलाए गए। ज्योतिबा फूले का क्या रोल था और अंबेडकर का क्या रोल था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आप बताओगे अपोजिशन टू द कास्ट सिस्टम। सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या था, जो एंटी कास्ट मूवमेंट चलाए जाते थे ना, वो इस चीज को खत्म करना चाहते थे जिसको हम कास्ट सिस्टम कहते हैं। सो विद इन सोसाइटी इंडिविजुअल्स वर कैटेगराइज्ड एज सुपीरियर और इन्फीरियर। एक ही समाज में रहने वाले लोग, कोई खुद को बहुत ऊपर मानता था तो कोई दूसरे को बहुत नीचे मानता था, कि भाई तेरा जन्म उसके घर हुआ है, तू तो नीच है, मेरा जन्म इसके घर हुआ है, मैं तो ऊपर हूँ। सो जो दलित्स होते थे उनके साथ तो बहुत ह्यूमिलेशन वाली लाइफ उनको जीनी पड़ती थी। बहुत फूले और अंबेडकर ये मानते थे कि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वो सब इक्वल हैं, और किसी को भी आप ये मत करो कि भाई उसके कास्ट क्या है, उसका जन्म कहाँ हुआ है, कहाँ का है, इसके बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन करना इज नॉट गुड। फिर आता है मूवमेंट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। तो अनटचेबिलिटी बहुत बड़ी बीमारी थी हमारे समाज की, कि किसी को अछूत कह देना। सो इससे क्या हुआ, दलित्स जो होते थे ना, उनको अनटचेबल कहा जाता था। उनको मंदिरों में नहीं आने दिया जाता था, उनको तालाब को नहीं छूने दिया जाता था, स्कूल में वो नहीं बैठ सकते थे, पब्लिक स्पेस में वो नहीं जा सकते थे। और ऐसे में महाड़ सत्याग्रह किया बी आर अम्बेडकर ने। उन्होंने बोला कि दलित्स को भाई पब्लिक वाटर सोर्सेज एक्सेस करने दो, दलित्स को भी पानी पीने का अधिकार होना चाहिए। और उन्होंने बोला ये तो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट आप लोग क्राइम कर रहे हो, जो आप ये अनटचेबिलिटी वाली चीज़ें चला रहे हो समाज में। सो बी आर अम्बेडकर जी वॉज द वन जिन्होंने अनटचेबिलिटी और कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट आवाज़ उठाई। फिर है मेकिंग एजुकेशन ऑन मीडियम फॉर सोशल रिफॉर्म। सो जो लोग लोअर कास्ट के थे और जो विमेन थी, उनको हिस्टोरिकल आपको पता है ना, पीछे आप पढ़ के आए हो कभी, तो उनको एजुकेशन नहीं दी जाती थी, ठीक है। सो ज्योतिबा राव फूले ने क्या कहा
कि एजुकेशन वाज द सोल मीन्स, यानी कि ये तो सबके पास होनी चाहिए, सोसाइटी में सबको मिलनी चाहिए। सो उनकी वाइफ के साथ मिलकर उन्होंने स्कूल खोले लड़कियों के लिए, खासकर दलितों के बच्चों के लिए। सो ऐसे में इन्होंने क्या करा, सोशल रिफॉर्म करने की एक कोशिश करी, एक ट्राई किया है। फिर है एफर्ट्स टू इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ विमेन। सो फूले ने क्या करा, सिर्फ कास्ट सिस्टम को अपोज नहीं करा, बल्कि जो विमेन के अगेंस्ट जो एट्रोसिटीज होती थी, जो अत्याचार होते थे, उनके खिलाफ भी आवाज़ उठाई। उन्होंने बोला चाइल्ड मैरिज गलत है भाई, ये नहीं होनी चाहिए। पर्दा सिस्टम गलत है, जहाँ लड़कियों के साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, किसी के साथ गलत कर रहे हो आप। और उन्होंने एक्टिवली इस चीज़ को बोला कि भाई देखो, जो विधवा है उसकी रीमैरिज होनी चाहिए, और जो विमेन एजुकेशन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाना चाहिए, ताकि उनको भी एजुकेशन मिले, वो एजुकेट हो सकें, वो भी आगे बढ़ सकें। सो यहाँ से एक बिगिनिंग होती है एफर्ट्स की, जो कि विमेन की सोसाइटी के अंदर जो इज्जत है उसको ठीक करना चाहते थे। फिर है क्रिटिक ऑफ ब्राह्मणिकल सिस्टम। सो ज्योतिबा राव फूले ब्राह्मणिकल सिस्टम को क्रिटिसाइज करते हैं। वो कहते हैं कि अपर कास्ट के लोग जो हैं वो लोअर कास्ट वालों को बहुत ज़्यादा ओप्रेस करते हैं, उनके धर्म को बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं, मतलब एक्सप्लॉइटिंग रिलीजन एंड ट्रेडिशंस, ठीक है। सो वो कहते हैं सोसाइटी में इक्वलिटी होनी चाहिए, सोसाइटी में सबको बराबर समझा जाना चाहिए, यहाँ पे ये कोई ऊपर या कोई नीचे भेदभाव नहीं होना चाहिए सोसाइटी के अंदर, खासकर वो ऐसा बोलते हैं। फिर है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सत्यशोधक समाज। फिर वो 1873 में ज्योतिराव फूले जो हैं सत्यशोधक समाज की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं उस नाम से। और इस ऑर्गेनाइजेशन में 1873 में उसने इसको बनाया था। वो क्या कहना चाह रहे हैं कि जो कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन है उसको ख़त्म करना है, वो कास्ट वाला जो भेदभाव है वो पूरी तरीके से ख़त्म करना है, और जितना ज़्यादा हो सकता है एजुकेशन को फैलाना है, जितना ज़्यादा हो सकता है सोशल इक्वलिटी की बात करनी है, समाज में सभी को बराबर लाना है, और लोअर कास्ट के जो लोग हैं उनके राइट्स को सिक्योर करना है। सो इसीलिए इन्होंने सत्यशोधक समाज नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई। बेसिकली अवेयरनेस फैलानी है सोसाइटी के अंदर, इसी के लिए इसको बनाया गया था। फिर है डिमांड फॉर द पॉलिटिकल राइट्स ऑफ दलित्स। सो भीमराव अंबेडकर जी का मानना था सोशल रिफॉर्म सिर्फ कुछ नहीं होगा, दलित्स को पॉलिटिकल राइट्स भी चाहिए, जो कि उनको कभी नहीं मिले हैं। तो उन्होंने बोला सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए हमें सबसे पहले, यानी कि एक अलग से एक एरिया होगा, वो इलेक्टोरेट में उन्हीं का ही कैंडिडेट होगा, उन्हीं के ही वोटर होंगे दलित कम्युनिटी के। और एजुकेशन में भी हमें अपॉर्चुनिटी चाहिए ताकि दलित कम्युनिटी हमारी आगे बढ़ सके। हमें यहाँ एजुकेशन में रिजर्वेशन एंड ऑल का वो प्रोविज़न चाहिए हमारे लिए, ताकि हमारे बच्चों को कुछ तो सपोर्ट हो सके जो आज तक उनको कभी नहीं मिली। सो मैसेज दिया इन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट का। अंबेडकर जी ने क्या कहा दलितों को कि भाई अपने अधिकारों के लिए खड़े रहो, और सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। उन्होंने एक लाइन कही थी, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। पढ़ो, लिखो, संगठित रहो, आगे बढ़ो। सो ये उनका मानना था कि दलित कम्युनिटी को खुद पढ़ना पड़ेगा, दलित ही खुद को आगे बढ़ाएंगे, कोई दूसरा आगे बढ़ाने नहीं आएगा कभी भी तुम लोगों को, ऐसा उनका क्लियरली मानना था। टेम्पल एंट्री एंड द मूवमेंट फॉर सोशल राइट्स। सो दलित लोगों को, जैसा मैंने आपको बताया, मंदिरों में नहीं आने दिया जाता था। सो अंबेडकर जी ने टेम्पल एंट्री मूवमेंट चलाए, बहुत सारे मंदिरों में जो एंट्री बैन थी उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, और बोला कि भाई हर किसी को इक्वल राइट होना चाहिए रिलीजियस प्लेसेस में जाने का। और वो कहते हैं कि भाई देखो, पब्लिक वेल्स, कोई सार्वजनिक कुआं है, तालाब है, कोई सड़क पर चलना चाहता है तो उसको रोको मत। उस दलित कम्युनिटी के इंसान को आप ये मत बोलो कि तू पानी नहीं पी सकता, तू यहाँ से नहीं जा सकता, ये गलत है। द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सोशल जस्टिस। सो बी आर अम्बेडकर जी का बहुत बड़ा रोल था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, और जब हमारा भारत आज़ाद होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा आज तक चल रहा है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सभी सिटीजन्स को इक्वालिटी का राइट दिया गया, लिबर्टी, जस्टिस, ये सारी बातें, ये सारे राइट्स हमें दिए गए। हम सब बराबर हैं, हम सब आज़ाद हैं, हम सभी को न्याय मिल सकता है अगर कुछ गलत होता है। सो अनटचेबिलिटी को तो एक बहुत बड़ा गुनाह माना गया है। अगर आप किसी को अछूत बोलते हो, किसी को अनटचेबल बोलते हो, तो ये लीगली पनिशेबल ऑफेंस है, इसके लिए आपको कड़ी से कड़ी सजा मिल सकती है। सो इससे क्या होता है, जो दलित्स हैं और जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको एक तरीके से नए राइट्स मिल गए, उनको नए तरीके का एक जीवन शुरू हो गया उनका, जो अभी तक उनको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला था। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है इवेल्युएट द फैक्टर्स दैट लेड टू द राइज ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया ड्यूरिंग द लेट 19th सेंचुरी।
तो अब यहाँ पे हम उन फैक्टर्स की बात करेंगे क्या क्या है जिसकी वजह से लोगों में इकोनॉमिक नेशनलिज्म देखने को मिला। तो देखो भाई, इकोनॉमिक नेशनलिज्म आप देखोगे तो जो लेटर हाफ था 19 सेंचुरी का तब देखने को मिलता है। इसका मतलब है लोगों के अंदर अवेयरनेस आ रही है कि हमारे देश को बहुत इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है और अंग्रेज जो हैं वो हमारा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। जब आपको ये बात समझ आ जाती है, इसी को इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कहा जाता है या इकोनॉमिक नेशनलिज्म कहा जाता है। तो इंडिया के जो लीडर्स थे, जो लोग थोड़े पढ़े लिखे थे, उनको रियलाइज़ हो रहा था कि जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं अंग्रेज़ों की वो इंडिया के फ़ायदे के लिए नहीं है। यहाँ पर यही सबसे बड़ा रीज़न है कि लोगों में इकोनॉमिक नेशनलिज्म डेवलप हुआ। जब लोगों को ये फील हो गया कि हमारे लिए ये अंग्रेज कुछ भी करने वाले हैं नहीं और कुछ करने वाले नहीं है, तो हमें अब खड़ा होना पड़ेगा। अब आप बैठकर ये नहीं कह सकते कि भाई कुछ भी हो रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब नहीं कर सकते आप। सो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो होता था, जो ब्रिटिशर्स पॉलिसी बनाते थे, वो था इंडिया को एक्सप्लॉइट करना, जितना ज़्यादा हो सकता है इंडिया को वीक करना। जो यहाँ के रॉ मटेरियल होते थे वो इंडिया से इंग्लैंड ले जाए जाते थे बहुत सस्ते दामों पर, और बना बनाया सामान हमारी ही मार्केट में बढ़े हुए रेट के साथ बेचा जाता था। सो इंडियन इकोनॉमी लगातार वीक हो रही थी। फिर आता है द ड्रेन थ्योरी। तो एक नाम आता है दादा भाई नारोजी, उन्होंने ड्रेन थ्योरी के बारे में बताया। वो कहते हैं कि इंडिया की जो वेल्थ है वो लगातार उसको यहाँ से अंग्रेज ले जा रहे हैं और इंग्लैंड में ले जा रहे हैं। सो ब्रिटिश अधिकारी ने जितना भी यहाँ का, हमारी जो सोनी चिड़िया कहा जाता था इंडिया को, सोन की चिड़िया, उसको पूरा लूट लिया है। अपनी सैलरी जो देनी है अधिकारियों को वो भी हमारे पैसों से दे रहे हैं, फ़ायदा भी हमारे पैसों से कमा रहे हैं, सारा ट्रेड हमारे पैसों से कर रहे हैं और हमारे देश को वो पोअरर यानी गरीब से गरीब बनाते जा रहे हैं। फिर आता है डिक्लाइन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। सो होता क्या है, धीरे धीरे जो इंडिया के जितने भी इंडस्ट्रीज थी वो धीरे धीरे बंद होने लग गई थी, क्योंकि ब्रिटिश अपने मशीनों से सामान बनाते थे सस्ता सस्ता, और हमारे यहाँ की जो कॉटेज छोटी मोटी इंडस्ट्रीज थी, हैंडीक्राफ्ट वाली इंडस्ट्रीज थी, वो ख़त्म होने लग गई थी। हमारे यहाँ के वीवर्स की हालत, कारीगरों की हालत बहुत डिटोरिएटेड थी, बहुत ख़राब थी। इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट और गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। फिर आता है द प्लाइट ऑफ फार्मर्स। जो फार्मर्स थे बेचारे, जो किसान थे, वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इम्पोज्ड हैवी टैक्सेस ऑन फार्मर्स। सो फार्मर्स के ऊपर अच्छा खासा टैक्स लगाया जा रहा था और लैंड रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट किया जाता था। अगर मान लो क्रॉप्स अच्छी नहीं हुई हैं, क्रॉप्स फेल हो गई हैं, उसके बावजूद भी आपसे जो है लैंड रेवेन्यू लिया जाएगा। सो अब ऐसे में फार्मर्स को क्या करना पड़ेगा भाई, वो अपना पैसा उधार लेंगे, कहीं मनी लेंडर वगैरह के पास जाएंगे। सो इसकी वजह से धीरे धीरे वो गरीबी में चले गए और उनके ऊपर कर्ज जो है वो बढ़ता चला गया। फिर आता है 19 सेंचुरी का टाइम, जब इंडिया में बहुत बड़े लेवल पर फेमिन आ रखा था, बहुत तगड़ा अकाल का टाइम चल रहा था। ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही थी कि ये फेमिन रिलीफ के लिए क्या किया जा सकता है। कई लोग जो थे वो मारे जा रहे थे। सो ये दिखाता है कि ब्रिटिशर्स कितने इनसेंसिटिव थे हमारे लोगों को लेकर। फिर है द इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। तो इंग्लिश एजुकेशन धीरे धीरे फैल रही थी। इंडियंस का माइंडसेट थोड़ा चेंज हो रहा था। पहले तो हम आवाज़ उठाते नहीं थे, पर जब हमने इनके वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा, नेशनलिज्म को, लिबर्टी को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, तो हमें समझ आ गया कि अंग्रेज जो है हमें पागल बना रहे हैं। तो हमने आवाज़ उठाना शुरू कर दी, क्योंकि हमारे पास भी अब वेस्टर्न एजुकेशन आ गई थी। फिर है द रोल ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर एंड राइटर्स। सो न्यूज़पेपर एंड राइटर्स अपोज द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश। सो अंग्रेजों की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज होती थी, हमारे न्यूज़पेपर्स और जो हमारे राइटर थे वो उसकी बुराई करते थे और वो लोगों को बताते थे कि इंडिया को कैसे इकोनॉमिकली लूटा जा रहा है, और इसकी वजह से लोगों में अवेयरनेस आ रही थी। फिर है द कंट्रीब्यूशन ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट लीडर्स। सो बहुत सारे नेता ऐसे हुए जिन्होंने इस इशू को बहुत सीरियस लिया अपने लेवल पर, जैसे दादा भाई नारोजी का नाम मैंने लिया, आर.सी. दत्त, गोपाल कृष्ण गोखले जो गांधी जी के गुरु भी थे। इन्होंने अंग्रेजों की, ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ किया, बोला कि ये बहुत गलत कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, और इन्होंने बोला हमारे इंडियन फैक्ट्रीज़, हमारे यहाँ के फार्मर्स के बारे में कुछ सोचा जाए, वरना बहुत गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है द इम्पैक्ट ऑफ रेलवेज एंड कम्युनिकेशन। सो जब धीरे धीरे रेलवे का डेवलपमेंट हुआ, पोस्टल सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ, लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाने लगे और कनेक्ट करने लगे।
और इसकी वजह से इंफॉर्मेशन जो थी एक जगह की इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वो दूसरी जगह पर जाने लगी कि भाई इधर भी अंग्रेजों ने तंग कर रखा है, वहां के लोग कह रहे हैं भाई इधर भी अंग्रेजों ने तंग कर रखा है। सो लोगों में एक नेशनल कॉन्शियसनेस आ गई कि हाँ भाई अब तो हमें जागना पड़ेगा, क्योंकि जो अंग्रेज हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं, सबके साथ गलत कर रहे हैं, सिर्फ एक जगह पर नहीं, हर जगह पर वो गलत कर रहे हैं। फिर आता है द ग्रोथ ऑफ द स्वदेशी स्पिरिट। सो इंडियंस को समझ आ गया अब हमें भाई जो फॉरेन आइटम्स हैं उसको बॉयकॉट करना पड़ेगा, जितना जल्दी हो सकता है भाई इनके चीज़ों को जो है बहिष्कार करो, कोई भी बाहर का सामान मत यूज़ करो, इंडिजीनियस जो प्रोडक्ट हैं, जो हमारे देसी घर के प्रोडक्ट हैं लोकल, उसको यूज़ करो। सो स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया ताकि हम अपना इकोनॉमिक नेशनलिज्म जगा सके लोगों में। लोगों ने भी हमारे यहाँ का जो जो जितनी भी फैक्ट्रियाँ थी, इंडस्ट्रीज़ थी, जो हमारा ट्रेड होता है, लोगों ने उसको सपोर्ट किया। सो ये कहने का मतलब था पूरा कि इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन लोगों को समझाया गया और धीरे धीरे ये सब फैक्टर्स थे जिसकी वजह से लोगों के अंदर एक ये नॉलेज आ गई थी कि भाई हमारे साथ कुछ तो गलत हो रहा है। और ये बताने में दादा भाई नारोजी का बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि इन्होंने अपनी ड्रेन थ्योरी दी थी। इस थ्योरी में इन्होंने बता दिया था कि कैसे ये हमारे यहाँ का कच्चा माल ले जाते हैं और अपने वहाँ पर कुछ बनाकर फिर हमें ही वो माल वापस चेपने आ जाते हैं। तो इसी से जुड़ा हुआ वन मोर क्वेश्चन है हमारे सामने कि व्हाट वर द कॉजेस एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट। तो स्वदेशी मूवमेंट जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इसका कारण क्या था और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, इसके परिणाम क्या हुए। तो चलिए वन बाय वन मैं आपको समझाता हूँ। देखो, स्वदेशी मूवमेंट जैसा कि नाम से पता चल रहा होगा, ये एक टाइम पीरियड था जब हमारा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था। तो स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया था बेसिकली जो बाहर का सामान है उसको बॉयकॉट करने के लिए, और जितना ज़्यादा हो सकता है हमारा इंडिजीनियस सामान लोग खरीदें। और इसको 1905 में लॉन्च किया गया था। ये एक प्रोटेस्ट हो रही थी जब बंगाल को बांट दिया था अंग्रेजों ने, पार्टीशन कर दिया था। सो लोगों में ये था क्यों हमारे देश को बांट रहे हो, क्यों हमारे देश को काट रहे हो। सो लॉर्ड कर्जन थे अंग्रेजों के अधिकारी, उन्होंने 1905 में बंगाल का पार्टीशन कर दिया। एंड द गवर्नमेंट साइटेड एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंसेस एज द रैशनल, बट इंडियंस, गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से वो सब बनाया था, लेकिन इंडियंस को समझ आ गया था कि ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है, यानी कि ये लोग हमें तोड़ना चाहते हैं, तभी ये बंगाल को बांट रहे हैं। तो लोगों में डिसकंटेंट था बहुत ज़्यादा। लोग ये कह रहे थे कि भाई स्वदेशी मूवमेंट जो है अब चलाना पड़ेगा, इनका कोई सामान मत खरीदो, इनकी किसी चीज़ को सपोर्ट नहीं करना है। फिर उसके बाद आता है द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। अंग्रेजों ने क्या करा, हमारा रॉ मटेरियल जितना भी था वो निकाला बहुत सस्ते दामों पर, और उसको पूरा प्रॉपर एक फिनिश्ड गुड बनाकर वापस इंडियन मार्केट में आकर उसको बेचा बहुत ऊंचे दाम पर। सो इंडियन इंडस्ट्रीज जो थी वो धीरे धीरे कम होने लग गई। अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि वो बना तो अपने देश में रहे हैं, तो कारीगर भी उन्हीं के देश के हैं सारे। सो यहाँ के लोग जो थे ना वो बेरोजगार हो गए इन लोगों की वजह से। सो इंडियंस ने कहा कि भाई अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है, हम इनको जो भी ये बना के आ रहे हैं इसको हम बॉयकॉट करेंगे, हम इसको यूज ही नहीं करेंगे। भाई यूज करेंगे तभी तो उसका फायदा होगा, नहीं करेंगे तो उनको नुकसान होगा। फिर आता है द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस। सो बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी ये देखने को मिला कि नेशनलिज्म की फीलिंग लोगों में आने लगी। धीरे 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 लोग अपने राइट्स को लेकर अवेयर हो गए, अपनी आज़ादी को लेकर अवेयर हो गए। स्वदेशी मूवमेंट धीरे धीरे और मजबूत हुआ। और उसके बाद आगे चलते हैं तो न्यूज़पेपर का रोल आता है। भाई न्यूज़पेपर, बहुत नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर आ रहे थे और कई सारे नेशनलिस्ट लीडर्स भी थे जो अपनी आवाज़ रखते थे, जैसे बाल गंगाधर तिलक है, बिपिन चंद्र पाल है, लाला लाजपत राय हैं। इन्होंने तो स्वदेशी मूवमेंट को बहुत बड़े लेवल पर संभाला था। लाल बाल पाल भी इनको कहा जाता है, तिगड़ी को। सो ये आप याद रखना कि भाई रोल बहुत बड़ा था न्यूज़पेपर्स का, और हमारे नेताओं का भी बहुत बड़ा रोल था इस चीज़ को स्प्रेड करने में। द सेंटिमेंट ऑफ अपोजिशन टू फॉरेन गुड्स। सो इंडियंस लोगों ने ये फील कर लिया कि अगर हम फॉरेन सामान यूज़ करेंगे, बाहर का सामान यूज़ करेंगे, तो हमारे ही इंडस्ट्रीज़ का नुकसान होगा। सो लोगों ने सीधा सा कहा कि भाई अपना जो घर का सामान है वही यूज़ करो, बाहर अंग्रेजों का सामान लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो ये था अपोजिशन टू फॉरेन गुड्स, यानी बाहर का कुछ यूज़ ही मत करो। अब जब ये सब होने लगा तो स्वदेशी मूवमेंट का क्या परिणाम निकला कि लोगों ने भाई उनके कपड़े, उनका सामान कई जगहों पर मतलब जो थे उसको आग लगा दी, कहीं फेंक दिया। तो इस तरीके से उन्होंने अपना विरोध दिखाया कि हम अपोजिशन में हैं।
प्रमोशन ऑफ इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज, लोगों ने हमारे यहाँ की जो फैक्ट्रियाँ थी उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया, हमारे यहाँ का जो ट्रेड था उसको सपोर्ट मिला। हैंडलूम्स हैं भाई, हथकरघा हैं, हाथ से जो कपड़े बन रहे हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, कपड़ों की इंडस्ट्रीज हैं, छोटी मोटी इंडस्ट्रीज हैं, उनका डेवलपमेंट होने लगा। लोगों ने इंडियन सामान को खरीदना शुरू करा जो कि पहले लोग नहीं खरीद रहे थे। फिर है स्ट्रेंथनिंग द नेशनल मूवमेंट। सो स्वदेशी मूवमेंट गेव अ न्यू डायरेक्शन टू द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट से क्या हुआ, हमारा जो इंडियन मूवमेंट चल रहा था इंडिपेंडेंस का, उसको एक नई दिशा मिली और लोगों में एक फीलिंग आई कि भाई हमें यूनाइटेड रहना है, हमें एकता के साथ रहना है। तो भाई लोगों के अंदर एकता की फीलिंग थी, लोगों में देशभक्ति की फीलिंग आ गई थी। फिर है डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया गया भाई नेशनल एजुकेशन, अपने देश की शिक्षा लो, अपने देश की एजुकेशन को ग्रहण करो। बहुत सारे नेशनल स्कूल्स खोले गए, कॉलेजेस खोले गए जहां हमारी इंडियन एजुकेशन को प्रमोट किया गया। जरूरी नहीं हमें सिर्फ उन्हीं की एजुकेशन को पढ़ना है। फिर है पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन एंड यूथ। सो विमेन और स्टूडेंट्स लोगों ने भी बहुत बड़े लेवल पे पार्टिसिपेट किया। सो एज अ रिजल्ट देखने को मिला कि जो फ्रीडम मूवमेंट था ना, वो एक मास मूवमेंट बन गया, क्योंकि हर कम्युनिटी हर कैटेगरी से जब लोग आते हैं तो वो एक छोटा सा मूवमेंट बहुत बड़ा मूवमेंट बन जाता है। फिर आता है राइज ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़। सो कुछ यंग लोगों ने क्या करा, रेवोल्यूशनरी पाथ अपनाया, यानी कि सीधा अंग्रेज़ों के ऊपर अटैक करने का जो पाथ था उसको अपनाया। इसकी वजह से बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस भी बने। ठीक है, भगत सिंह का नाम आता है यहाँ रेवोल्यूशनरीज में कि भाई उन्होंने सीधा अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ना अच्छा समझा। सुभाष चंद्र बोस जी का नाम आता है जो रेवोल्यूशनरी बहुत बड़े लीडर रहे हैं हमारे, बहुत महान। सो ये सारी चीज़ें। फिर क्या होता है, सेल्फ रिलायंस, कि हमें क्या करना है कि अगली हेडिंग है हमारी प्रेशर ऑन दी ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो जब स्वदेशी मूवमेंट चलाया जा रहा था तो उसकी वजह से लगातार ब्रिटिशर्स के ऊपर प्रेशर आ रहा था, और खासकर ये जो पार्टीशन था बंगाल का, ये पूरा एन्यूल कर दिया जाता है 1911 में, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर था ब्रिटिशर्स के ऊपर। लोगों ने पूरी तरीके से इनको बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से जब ब्रिटेन से सीधा सवाल पूछा जा रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि वहाँ के लोग इतना ज़्यादा इस चीज़ को बॉयकॉट कर रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज महात्मा गांधीज रोल इन द डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ द नेशनल मूवमेंट। सो यहाँ पे आपको बताना है कि महात्मा गांधी का रोल क्या है। ये जो नेशनल मूवमेंट चलाया जा रहा था इस पूरे में महात्मा गांधी ने क्या अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन दिया है और कितना इनका रोल है। सो इंट्रोडक्शन के साथ हम स्टार्ट करेंगे। महात्मा गांधी was one of the most significant leaders of the Indian national movement. He gave a new direction to the freedom struggle through the principles of truth, non-violence and mass participation. So जो महात्मा गांधी हैं वो बहुत ही बड़े लीडर थे जिन्होंने इंडियन नेशनल मूवमेंट को संभाला था। उन्होंने एक नई डायरेक्शन दे दी थी इस फ्रीडम मूवमेंट को। यहाँ पर क्या है कि एक तो वो सच्चाई के रास्ते पर चलते थे, जितना हो सकता है वो अपनी तरफ से ट्रूथ का ही जो पाथ है फॉलो करते थे, और नॉन वायलेंस, किसी को भी कोई लड़ाई झगड़ा करते हुए देखते थे तो वो यही कहते थे कि भाई लड़ाई झगड़ा नहीं करना। मास पार्टिसिपेशन की वो बात करते थे। एंड गांधी जी डिड नॉट कन्फाइन द मूवमेंट सोलली टू द एजुकेटेड एलिट, यानी कि उनका ये मानना था कि सिर्फ पढ़े लिखे लोगों से ये देश आज़ाद नहीं होगा। इंस्टेड उन्होंने बोला कि हमें फार्मर्स को भी इसमें ऐड करना होगा, लेबरर्स को भी ऐड करना होगा, जो लड़कियां हैं उनको भी इसमें ऐड करना होगा, और जो जनरल पब्लिक है उनको भी इसमें ऐड करना होगा। तो ये सबसे बड़ा रीज़न था कि ये जो नेशनल मूवमेंट था ये धीरे 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 पूरे कंट्री तक स्प्रेड हो रहा था। अब हम आगे बढ़ेंगे, द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। सो गांधी जी ने ट्रूथ और नॉन वायलेंस को ही अपना फाउंडेशन बनाया था, यानी कि जो इनका ये पूरा मूवमेंट था उसके अंदर जो ट्रूथ है और जो नॉन वायलेंस है ये इनका सबसे बड़ा हथियार था। सो उनका मानना है कि अगर किसी के साथ अन्याय होता है तो ज़रूरी नहीं है कि हम वायलेंस करके ही उसका बदला लें। जो फिलॉसफी है वो ये कहती है कि सच बोलो और नॉन वायलेंस के रास्ते पर चलो, जिससे हम अपनी इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे। और इस मूवमेंट को कई लोगों ने सपोर्ट किया, मिलियंस ऑफ द पीपल गांधी जी के साथ जुड़े। उसके बाद आता है ट्रांसफॉर्मिंग द नेशनल मूवमेंट इनटू अ मास मूवमेंट। सो पहले गांधी जी के आने से पहले क्या था, ये जितने भी फ्रीडम स्ट्रगल चलते थे सिर्फ बड़े और पढ़े लिखे लोग थे इसमें। सो ये मैंने आपको बताया कि फार्मर्स, लेबरर्स, विमेन को भी इन्होंने उतनी इंपॉर्टेंस दी, यूथ को भी इसमें डाला,
ताकि इस मूवमेंट को और स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। सो उनका जो स्ट्रगल था इंडिपेंडेंस को लेकर वो धीरे धीरे एक मास मूवमेंट में बदल गया। फिर है द चंपारण एंड खेड़ा मूवमेंट्स। सो गांधी जी ने कहा कि जो फार्मर्स हैं चंपारण के, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे कि उनसे जो इंडिगो की खेती करवाई जा रही है फोर्सफुली, उनके जो ग्रीवांसेस थे उनको सुना, उनकी प्रॉब्लम्स को सुना और चंपारण में उन्होंने एक प्रॉपर मूवमेंट चलाया अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिगो फार्मर्स। सो जो इंडिगो फार्मर्स थे, ठीक है, जो वहाँ पे तंग थे, जो बहुत परेशान थे, उनके अगेंस्ट ये पूरा मूवमेंट उन्होंने चलाया। और खेड़ा के अंदर सेम एक ऐसी ही प्रॉब्लम थी कि फार्मर्स के ऊपर बहुत टैक्स लगाया गया था, तो वहाँ पर इन्होंने ये बोला कि जो भाई टैक्स है वो इतना नहीं लगना चाहिए फार्मर्स के ऊपर, तो इसकी वजह से गांधी जी के ऊपर लोगों का भरोसा बढ़ जाता है। फिर आता है 1920 का टाइम, जब इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया। सो गांधी जी लॉन्च द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। उन्होंने सभी लोगों से कहा कि गवर्नमेंट स्कूल्स को बॉयकॉट करो, बॉयकॉट करके उसके में वहाँ पे बिल्कुल भी उस स्कूल्स वगैरह में नहीं जाना किसी को भी जो अंग्रेज चला रहे हैं। अगर कोई ब्रिटिशर्स की कोर्ट्स में काम करता है, कोई एडवोकेट है, लॉयर है, तो उसको वो छोड़ देना है। अगर आप कोई ब्रिटिशर्स के वहाँ जॉब करते हो तो उसको भी छोड़ दो। फॉरेन गुड्स, कोई सामान अगर आप बाहर से खरीद रहे हो तो उस सामान वगैरह को भी आपको नहीं खरीदना है। सो दिस मूवमेंट सिग्निफिकेंटली हाइट एंड नेशनल कॉन्शियसनेस। इसी की वजह से जो लोगों के अंदर एक जागरूकता आई कि भाई हाँ, हमारे देश के अंदर कुछ तो बुरा हो रहा है। फिर आता है प्रमोशन ऑफ स्वदेशी एंड खादी। सो गांधी जी ने जितना ज़्यादा हो सकता है स्वदेशी के ऊपर फोकस किया कि भाई जितना मैक्सिमम हो सके अपना स्वदेशी देश के अंदर बना हुआ सामान यूज़ करो, जितना ज़्यादा हो सके खादी को वियर करो, जितना ज़्यादा हो सकता है। उन्होंने बोला कि व्हील चलाओ, चरखा जिसको कहते हैं, कि अपने कपड़े हम अपने देश में खुद बनाएंगे, तो चरखा एज अ सिंबल उन्होंने सभी को बताया, जिसकी वजह से हमारे जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ हैं, जो हमारे देश के अंदर की फैक्ट्रियां हैं, उनको बूस्ट देखने को मिलता है। ठीक है। फिर आता है द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड द दांडी मार्च। इसका मतलब था 1930 में एक गांधी जी ने एक मार्च किया, लोगों को साथ लेकर एक यात्रा निकाली, क्योंकि एक कानून था जो बहुत ही बेकार था, एक लॉ बनाया गया था सॉल्ट लॉ। इसका मतलब होता है कि नमक जो बनाने का राइट है वो सिर्फ ब्रिटिशर्स के पास है, इसके अलावा कोई भी नमक वगैरह नहीं बना सकता। सो उन्होंने सीधा ये बोला कि भाई देखो ये गलत है, नमक हर जगह पर चाहिए होता है। उन्होंने पीसफुली बोला कि हम आपके इस कानून को नहीं मानते और जो भी ब्रिटिशर्स ने ये कानून लागू किया है इसको हटा दिया जाए। सो लोगों में नेशनलिज्म आया जब उनको पता चला कि भाई नमक से भी उनका राइट छीना जा रहा है, क्योंकि नमक हर कोई बनाता था, समुद्र किनारे रहने वाले लोग, तो वो उनको रोका जा रहा था। फिर आता है इनहेंसिंग विमेंस पार्टिसिपेशन। सो गांधी जी ने इनकरेज किया विमेंस को जितना ज़्यादा हो सकता है कि आप आओ, महिलाओं को बोला कि आप मूवमेंट्स में शामिल हो जाओ। एंड थाउजेंड्स ऑफ विमेन, कई सारी विमेंस थी ऐसी जो कि इसमें शामिल होती हैं और वो कहती हैं कि भाई ये जो फॉरेन गुड्स हैं, ये जो बाहर से जितना भी सामान बन रहा है इसको बॉयकॉट करना है। ठीक है, जितना भी ये जो सामान आएगा उसको आप बॉयकॉट करने के लिए ये मैसेज गांव-गांव तक पहुंचाओ। तो इसकी वजह से विमेंस के अंदर एक पॉलिटिकल अवेयरनेस क्रिएट करी कि भाई आप भी एक्टिव हो जाओ, आपका भी सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आता है एम्फेसिस ऑन हिंदू मुस्लिम यूनिटी। गांधी जी ने बोला कि भाई सभी धर्मों के लोगों को मैं एक रखना चाहता हूँ। सो वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के ऊपर बहुत फोकस करते थे और इसी को वो की मानते थे सक्सेस की, कि अगर हमें देश को आज़ाद कराना है तो हिंदुओं को और मुस्लिम्स को एक रहना पड़ेगा। फिर उसके बाद आता है द क्विट इंडिया मूवमेंट। 1942 का ये क्विट इंडिया मूवमेंट था। गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया, एक स्लोगन था डू और डाई, या तो करो या फिर मरो, कुछ भी हो जाए अब हमें यहाँ से पीछे नहीं हटना। सो लोगों में बहुत इंटेंस फीलिंग्स थी कि भाई अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, और डिमांड थी इंडिपेंडेंस की, और इसको एक मोमेंटम मिलता है। फिर उसके बाद मॉरल एंड पॉलिटिकल लीडरशिप की बात करें, सो गांधी जी ने इंडियन पॉलिटिक्स को पूरी तरीके से बदल दिया अपने मॉरलिटी के साथ, अपने आइडियल्स के साथ, अपने जो उनके अच्छे विचार थे उसके साथ। वो जो उनकी सिंप्लिसिटी थी, वो जितना सिंपल रहते थे, इंटीग्रिटी, लोगों को जोड़कर चलते थे, जो एक स्ट्रगल की स्पिरिट थी सभी को साथ लेकर चलने वाली, तो वो सिर्फ एक पॉलिटिकल लीडर नहीं थे, वो एक सोशल रिफॉर्मर थे। वो समाज को बदलना चाहते थे अपने एफर्ट्स के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू व्हाट एक्सटेंट डिड द प्रेस कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। यानी कि 20th सेंचुरी का जो फर्स्ट हाफ था
उसमें प्रेस का कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है कम्युनलिज्म की ग्रोथ में, यानी कि जो सांप्रदायिकता है, जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं वो क्यों होते हैं वो आपको बताना है। ठीक है, इन दंगों को कैसे रिलेट किया जाता है प्रेस के साथ में, ये मेन क्वेश्चंस यहाँ पे आपसे पूछे जा सकते हैं। तो थोड़ा सा हम इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, जो ये फर्स्ट हाफ था, इसमें जो न्यूज़पेपर होते हैं या जो मैगजीन्स होती हैं वो बहुत बड़ा मीडियम थी इंडियन सोसाइटी में। जो पॉलिटिक्स की वगैरह की जो भी खबरें आती थी वो लोगों को या तो न्यूज़पेपर से पता चलती थी या मैगजीन से पता चलती थी। सो ये जो प्रेस मीडिया होता है ना, इसका बहुत बड़ा रोल होता है पब्लिक अवेयरनेस में और नेशनल मूवमेंट में। हाउएवर कुछ न्यूज़पेपर ऐसे भी थे, कुछ मैगजीन्स ऐसी भी थी जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कम्युनलिज्म की ग्रोथ में, यानी कि जो लोगों के जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स होते हैं उन सेंटिमेंट्स को हर्ट करने में बहुत ही बड़ा रोल है न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स का। ठीक है, तो ऐसे में आपको मैं बताऊंगा कि सबसे पहले तो एट द डॉन ऑफ द 20th सेंचुरी, जब 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग हो रही थी, बहुत सारे न्यूज़पेपर थे जो हिंदी में, उर्दू में, बंगाली में, इंग्लिश में पब्लिश होते थे और ये न्यूज़पेपर में पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज आते थे। ठीक है, जितने भी सोशल इश्यूज होते थे, पॉलिटिकल इश्यूज होते थे, वो सारे के सारे इश्यूज इसके अंदर आते थे और लोगों को यहीं से ही सारी जानकारी जो है वो पता चलती थी। सो अब मैं अगर आपको बताऊं कि इसके अलावा पब्लिक अवेयरनेस, लोगों को जगाने का काम भी इन्हीं न्यूज़पेपर्स और इन्हीं मैगजीन्स का होता था। फिर है कुछ न्यूज़पेपर ऐसे थे जो कि कुछ पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट करते थे अपने माइंड में रखकर, और वो प्रॉब्लम्स को एग्जेजरेट करके दिखाते थे अपने न्यूज़ आर्टिकल्स में, कुछ कम्युनिटीज़ को टारगेट करते थे जिसकी वजह से एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी से हेट करने लग रही थी। फिर है फैनिंग कम्युनल सेंटिमेंट्स। सो कुछ न्यूज़पेपर्स थे जो कि क्या करते थे कि जो हिंदू मुस्लिम के डिस्प्यूट्स हैं ना उनको लिखा करते थे और रिलीजियस इश्यूज को वो इन्फ्लेमेटरी भड़काऊ लैंग्वेज में लिखते थे, जिसकी वजह से कम्युनल टेंशंस एस्केलेट होती थी, कम्युनल टेंशंस बहुत ज़्यादा कभी कभी बढ़ जाया करती थी। फिर है द ब्रिटिश गवर्नमेंट्स डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट भी यही चाहती थी कि भाई कम्युनलिज्म ज़्यादा से ज़्यादा फैले, और कुछ न्यूज़पेपर्स को यूटिलाइज किया जाता था हिंदू मुस्लिम्स के बीच का जो ये ताना बाना है वो तोड़ने के लिए, और इंडियंस एक ना हो इसके लिए लगातार एफर्ट्स किए जाते थे। अब अगर हम आगे बढ़ें, सो है र्यूमर्स और फॉल्स न्यूज़। कभी कभी न्यूज़पेपर क्या करते हैं भाई, गलत खबरें जो है वो भी छाप देते हैं, गलत गलत खबरें और भड़काऊ भाषण देना और वो सारी चीज़ें इस तरीके से रखना, जिसकी वजह से अक्सर कम्युनल राइट्स हो सकते हैं। किसी के बारे में किसी ने कुछ नहीं भी किया है उसको भी छाप दिया जाता था, तो इससे सिर्फ और सिर्फ दंगे भड़कते हैं, कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं और कुछ भी नहीं होता। फिर है प्रमोशन बाय रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस। सो कुछ न्यूज़पेपर क्या करती हैं, कुछ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस को प्रमोट किया करते हैं और उनकी जो कम्युनल आइडियोलॉजीज हैं उनको प्रमोट किया करते हैं। सो एज अ रिजल्ट जो रिलीजियस आइडेंटिटीज़ हैं लोगों के बीच में वो स्ट्रेंथन ज़्यादा हो रही है। नेशनल यूनिटी के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, हर कोई अपने धर्म को ही खुद से सबसे देश से भी ऊपर मानता है, अपने धर्म का ही बस प्रचार कर रहा है कट्टर तरीके से। और फिर है द पॉजिटिव रोल ऑफ नेशनलिस्ट प्रेस। अब सभी न्यूज़पेपर तो खराब नहीं होते, सभी न्यूज़पेपर तो कम्युनल नहीं होते, बहुत सारे नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर भी होते थे जो हिंदू मुस्लिम्स को एक करने के ऊपर फोकस करते थे, और ये जो नेशनल मूवमेंट चलाया जा रहा था उसका मैसेज डालते थे भाई अपने न्यूज़पेपर आर्टिकल्स के थ्रू कि यूनाइटेड रहो, ये जो अंग्रेज हैं इनके खिलाफ हमें मिलकर लड़ाई लड़नी है, इनके खिलाफ अपने को यूनाइटेड रहना है। अब महात्मा गांधी हैं या बाकी के कुछ लीडर्स हैं वो इसकी बहुत बुराई करते हैं कि अगर कभी भी कोई न्यूज़पेपर या कोई मैगजीन अगर कुछ भी ऐसा गलत स्प्रेड करती है, कुछ गलत मैसेज स्प्रेड करती है, सो वो बहुत ही ज़्यादा गलत है। सो दे आर एक्सपेक्टेड द प्रेस टू प्रैक्टिस जर्नलिज्म। वो कहते हैं कि भाई जो भी प्रेस में लोग हो आप जर्नलिज्म फॉलो करो, आप जर्नलिज्म के ऊपर फोकस करो जितना ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वो काम करो, ठीक है, और सच्चाई का साथ दो जितना ज़्यादा पॉसिबल है। फिर है स्ट्रेंथनिंग ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स। सो थ्रू द मीडियम ऑफ द प्रेस के द्वारा जो ये कम्युनल आइडियोलॉजीज होती हैं ना ऑर्गेनाइजेशंस की, जो कट्टर संगठन होते हैं वो कई बारी इसमें वो न्यूज़पेपर्स में आती थी, तो इसकी वजह से क्या होता था
कि डिवाइड और ज़्यादा बढ़ जाता था, सोसाइटी और ज़्यादा बढ़ जाती थी सिर्फ और सिर्फ इन ऑर्गेनाइजेशंस की वजह से। सो इसके अलावा ये प्रेस की वजह से कम्युनल आइडियोलॉजी जो है वो गांव में, शहरों में फैल जाती है। एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के साथ नफरत करने लगते हैं, हिंदू मुस्लिम्स के रिलेशन जो है वो बिगड़ने लगते हैं और दंगे होने लगते हैं। और इसके अलावा ये सारा असर जाता है नेशनल मूवमेंट के ऊपर। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये जो क्वेश्चंस मैंने आप सभी को बताए हैं ये आपके पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। एक तो स्वदेशी मूवमेंट से आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा जो इंडिया के अंदर नेशनलिज्म की बात होती है ये वाला क्वेश्चन आ सकता है कि इकोनॉमिक नेशनलिज्म वाला, कि कैसे लोगों को पता चला कि हाँ भाई उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। इसके अलावा एंटी कास्ट मूवमेंट में या तो ज्योतिबा फूले भी आ सकता है या ज्योतिबा फूले के साथ अंबेडकर, दोनों का मिक्स क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ सकता है। विमेन की सिचुएशन क्या थी ये आपसे पूछा जा सकता है। और इसके अलावा सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स जो इंडिया में चलाए गए थे वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये सारे नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप @एकलव्या स्नातक 1 पर मिल जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे आपको सारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे, सभी वीडियोस की लिंक्स आपको वहाँ पर मिलती रहेंगी, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम किसी तरीके की नहीं आने वाली है। और इसके अलावा यही जो सेम पेपर है हमने आपको हिंदी मीडियम में भी करवा दिया है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1858 से 1947 हिंदी मीडियम में भी करवाया जा चुका है। तो आप इस वीडियो को जाके देख सकते हैं अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्द मिलेगी। कमेंट बॉक्स में आप अपना एग्जाम लिख देना जिसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए। जय हिंद, जय भारत।